सो लास्ट क्लास हमने मनी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आज मैं स्टार्ट करवा रहा हूं, बैंकिंग। देखो बैंकिंग कहां से डिराइव हुआ है? बैंकिंग डिराइव हुआ वर्ड बैंक। कहां से डिराइव हुआ है? बैंक। मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सिंपल सा एक मीनिंग पूछता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? बैंक क्या होता है? फैसिलिटेट्स ऑफ डिपॉजिट्स एंड लोन, और ठीक है, लैंडिंग एंड बोरिंग, लोन ले सकते हैं। बेसिकली बैंक क्या है? बैंक इज एन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं हम इसको? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। ध्यान से दोनों पॉइंट यहां पर। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब मिडलमैन। कौन हुआ है? मिडलमैन। बैंक एक मिडलमैन है किसके बीच में? देयर इज अ पर्सन ए, वो कहता है कि मेरे पास काफी सारा पैसा पड़ा हुआ है, मुझे वो कहीं पर सेव करना है। बैंक कहता है लाकर मुझे दे दो पैसा, मैं अपने पास रख लूं, और उसके ऊपर आपको क्या दूंगा? यहीं पर एक बी पर्सन था, वो कहता है कि मुझे लोन चाहिए। वो कहां से? बैंक कहता मेरे पास आ जा, मैं क्या कर दूंगा, जो पैसा मेरे पास आया था मैं तुझे क्या दे दूंगा? लोन। क्लियर है? तो बैंक क्या कर रहा है? इन दोनों के बीच का एक इंटरमीडिएट बन गया। इसके पास एक्स्ट्रा था, इसने बैंक को दिया। बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा आया, उसने किसको दे दिया? जिसको रिक्वायर्ड था। उसको हम बोलते हैं बैंक। क्या बोलते हैं उसको हम? बैंक। ठीक है। सो बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट है जो कि डील करता है किसके बीच में? लोन्स और डेट्स के बीच में। अब बैंक जो है, दो टाइप के बैंक होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के बैंक होते हैं? दो टाइप के। कौन कौन से होते हैं वो दो टाइप? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। कौन कौन से दो बैंक होंगे? सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक को हम बोलते हैं अपेक्स बैंक। क्या बोलते हैं? अपेक्स और मेन बैंक। क्या बोलते हैं? और मेन बैंक। ये कंट्री का मेन बैंक है, अपेक्स, APEX, मेन, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कंट्री का मेन बैंक है, जिसके बिना कंट्री में कोई भी बैंक काम नहीं कर सकता। जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उन सबको कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल बैंक। कौन रेगुलेट करेगा? सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन सा होता है? RBI। कौन सा हुआ? RBI। RBI की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब जितने भी नॉर्मल बैंक्स हैं, ये SBI हो गया, PNB हो गया, कमर्शियल, ये सारे कमर्शियल है, नो डाउट। तो इसका मतलब सबसे पहले ये बना होगा, उसके बाद ये बैंक्स बने ना, ये बना बाद में। RBI तो बाद में बना, उससे पहले एक बैंक बन चुका था। वो कौन सा बैंक? बताएंगे, अभी बताएंगे। ठीक है, वो कैसे बना? पहले तो ये बताओ, थोड़ा सा आइडिया लगा के, कौन सा ऐसा बैंक है कि जो इससे पहले बन चुका था? पागल हो, वर्ल्ड बैंक से तो लेना देना ही नहीं अभी इसका कुछ। वर्ल्ड बैंक तो बाहर का है, हमें क्या? हाँ, कौन सा ऐसा बैंक है जो RBI से पहले बने? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI इससे पहले बन चुका था। और SBI भी कोई ऐसा नहीं था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सीधा बना था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले था ये इंपीरियल बैंक। हाँ, पहले बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक। ये 3 जगहों पर था, कलकत्ता, मद्रास और आई थिंक थर्ड है बॉम्बे, पता नहीं दिल्ली। इन 3 जगहों पर था ये। इन तीनों को कंबाइन करके क्या बनाया? SBI। अब और हमारा सबसे फर्स्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, क्योंकि बैंक्स को रेगुलेट भी तो करेगा ना कोई लॉ, जैसे लाइक लेबर्स के लिए लेबर्स लॉ होता है, ठीक है, प्राइस के लिए प्राइस एक्ट बनाया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया है, तो बैंक के लिए भी तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया है। वो किस ईयर में बनाया गया? 1949।
बैंक के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1949, ठीक है जी। और ये जो आरबीआई था ये कब बना? आरबीआई कब बना? अगले साल 1950। ये बना 1934 में, है मैडम? 1949 और 34, मैथ्स विज्ञान, ठीक है। ये 1934 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया गया 1949 में, आरबीआई का बना 1934 में, ठीक है जी। अब मैं बता रहा हूं बेटा, सुन तो सही ना आराम से। 1934 में ये बनाया गया। अब हुआ क्या था, एसबीआई बैंक इससे पहले का चल रहा था। अब जब हमारी कंट्री में बोला गया कि बैंक्स आने चाहिए, बैंक्स आएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप होगी, जीडीपी ग्रो करेगी, पैसा चाहिए होगा तो लोन पर पैसा इजीली मिल सकता है, एक मनी को रेगुलेट किया जा सकता है। तो कहते हैं कि कोई एक ऐसा बैंक बना, आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूं, कोई एक ऐसा बैंक बनाया जाए जो कि मनी को रेगुलेट करेगा, जो कि मनी को क्या करेगा, रेगुलेट, बैंकिंग स्ट्रक्चर को रेगुलेट करेगा। तो किसी एक महान पर्सन ने बोला कि एसबीआई को ही क्यों ना बना दे, क्योंकि बहुत पुराना बैंक है, सब जानते हैं इसको, एसबीआई को ही क्या बना दो, एक मेन बैंक बना दो, जो कि सेंट्रल बैंक मान लिया जाएगा कंट्री का। बट फिर किसी एक पर्सन ने वहां पर मीटिंग में बोला कि सर एसबीआई बैंक तो वो बैंक है जिसका मार्केट में पब्लिक के साथ ज्यादा रिलेशन, पब्लिक के साथ डीलिंग क्या इसकी ज्यादा। कहते इस बैंक को हम कैसे एक बना सकते हैं, सेंट्रल बैंक। तो कहते कि कोई ऐसा बैंक होना चाहिए जो कि पब्लिक से डायरेक्टली डील ना करता हो, ठीक है। अब क्योंकि अगर इसको हमने सेंट्रल बैंक बना दिया तो इसकी पब्लिक डीलिंग बंद करवानी पड़ेगी, और आज की डेट में भी एसबीआई के पास 25 से 35% तक बैंकिंग कैपेसिटी है। मतलब मार्केट में अगर 100 कस्टमर है तो 25 से 35 कस्टमर किसके पास है, एसबीआई के पास, ठीक है। और उस टाइम पर तो अकेला बैंक था ये एक तरह से। तो कहते हैं कि अगर इसको कर दिया, हटा दिया, तो फिर पब्लिक डीलिंग खत्म हो जाएगी। तो इसको मत करो, इसको मत छेड़ो, जो ये आरबीआई है इसको ही क्या बना दो, सेंट्रल बैंक। तो आरबीआई को क्या बनाया गया, सेंट्रल बैंक। समझ आ रहा है पॉइंट? आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है कंट्री का, जो कि पूरी की पूरी कंट्री की, हमारे इंडिया की बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। बैंकिंग और मॉनेटरी स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेन सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। समझ आ गया पॉइंट? इसकी पब्लिक डीलिंग नहीं होती है, पब्लिक डीलिंग नहीं होती। कभी सुने किसी को कहते हुए कि सर मेरा एसबीआई सॉरी आरबीआई में अकाउंट है, अंबानी टॉप रिचेस्ट में आता है इंडिया के, वो कह रहा है कि मेरा तो आरबीआई में अकाउंट है, अदानी कह रहा है मेरा आरबीआई में अकाउंट है। नहीं, किसी भी इंडियन सिटीजन का आरबीआई में अकाउंट नहीं हो सकता। समझ आया पॉइंट? सेकंड, आरबीआई कौन सा ओन्ड होगा, गवर्नमेंट ओन्ड है, प्राइवेट ओन्ड होगा, गवर्नमेंट ओन्ड होगा। कौन होगा ये, गवर्नमेंट ओन्ड होगा। अगर ये गवर्नमेंट ओन्ड है, पब्लिक डीलिंग इसकी है नहीं है, इसका मेन मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सोशल वेलफेयर। क्या होगा इसका मेन मोटिव, सोशल वेलफेयर। क्या मेन मोटिव है इसका, सोशल वेलफेयर। समझ आ रहा पॉइंट है, कोई डाउट? अब आते हैं, बोल। हाँ, और इसकी वर्किंग स्टार्ट हुई थी 35 में। यहां तक समझ आ गया? नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक, पहली बात तो मुझे एक चीज बताओ, इसमें एक चीज हो रहा है सेंट्रल बैंक में, ये सिंगल बैंक होगा, एक से ज्यादा बैंक हो सकते हैं। सेंट्रल बैंक सिंगल, सेंट्रल बैंक क्या रहेगा, सिंगल, ठीक है। कभी भी किसी कंट्री के दो सेंट्रल बैंक नहीं हो सकते, उसकी ब्रांचेस हो सकती है बट कभी भी दो सेंट्रल बैंक नहीं हो सकते। तो ये क्या रहेगा, सिंगल बैंक। समझ आ गया पॉइंट? अब आता है सिंगल बैंक। अब आता है कमर्शियल बैंक पे। पहला पॉइंट तो सीधा ही आ जाता है, ये सिंगल होगा कि मल्टीपल इन नंबर्स होगा, मल्टीपल इन नंबर्स होगा। क्या रह गए, मल्टीपल इन नंबर्स।
समझ आया पॉइंट? सेकंड पॉइंट, अब ये मल्टीपल है, ये गवर्नमेंट ओन्ड होगा या प्राइवेट ओन्ड होगा? ये दोनों हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है। सो इट्स अ गवर्नमेंट ओन्ड एज वेल एज प्राइवेट ओन्ड, इनमें दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसका मेन मोटिव क्या था बेटा? सोशल वेलफेयर। कमर्शियल बैंक का मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट। अब आपको कि सर गवर्नमेंट बैंक भी है इसमें, तो क्या इसमें गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट हो, जो मर्जी हो, कमर्शियल बैंक जहां वर्ड आ गया उसका मेन मोटिव क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव। क्या मेन मोटिव होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आया समझिए पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? अब जो मेन पॉइंट आता है, क्या ये पब्लिक डीलिंग करता है? यस, कमर्शियल बैंक डील्स विद पब्लिक, पब्लिक डीलिंग इसमें प्रॉपर होती, ठीक है, पब्लिक डीलिंग होती। आ रहा समझिए पॉइंट? कोई डाउट? तो ये तो है मेन हमारे मेजरली दो बैंक्स, ठीक है। अब मैंने ना जो आज एक अभी स्टार्ट करवाया बैंकिंग चैप्टर, वहां पर एक वर्ड लिखा, बैंक इज एन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ये लिखा था। अब मैं इस फाइनेंशियल को बोल रहा हूं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। क्या बोल रहा हूं मैं? बोल सकता हूं, क्या हो गया, है ना? बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डील्स विद लोन एंड डेट, बोल सकते हैं? गलत तो नहीं बोल रहा? तो मुझे एक चीज बताओ, क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में कोई डिफरेंस होता है या सेम है? होता है? क्या डिफरेंस होता है फिर? बैंक भी गवर्नमेंट ओन्ड होता है, प्राइवेट भी जा सकते हो। क्यों? एयरटेल फाइनेंस किस में आती है प्राइवेट में? ना, तो बैंक डिपॉजिट नहीं लेते। अच्छा, ठीक है। नहीं, मैं तो बताऊंगा, तुम भी तो बताओ थोड़ा। तो बैंक नहीं करते? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रॉफिट नहीं कमाते? वो तो दिख ही रहा है। एक्स्ट्रा सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? फाइनेंशियल, विच टाइप ऑफ सर्विसेज? बैंक भी करता है। अलाइड सर्विसेज कौन सी अलाइड सर्विसेज? अब सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूं मैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन से होते हैं? जैसे पेटीएम बैंक हो गया, एयरटेल बैंक हो गया, ठीक है, ये सारे क्या एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। अब इसमें भी आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। मुथूट फाइनेंस हो गया, वहां पर भी आप अपना डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं। बट जब आप इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास डिपॉजिट करते हो, क्या ये आपको चेक फैसिलिटीज देते हैं? नहीं, ये आपको चेक फैसिलिटीज नहीं देते। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो चेक फैसिलिटीज नहीं देते। बट बैंक्स, मैंने एसबीआई में डिपॉजिट किया, मैं पीएनबी में डिपॉजिट कर रहा हूं, क्या वो मुझे चेक फैसिलिटीज देते हैं? यस। एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये हो। दूसरा, जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेते हो, किससे लोन ले रहे हो आप? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। वो क्या करेंगे? वो आपके पर्सनल अकाउंट में पैसा डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक मैंने एयरटेल फाइनेंस से पैसा ले लिया, मैंने एचडीएफसी फाइनेंस लिमिटेड से पैसा लिया, मैं एचडीएफसी बैंक की बात नहीं कर रहा हूं, दिस इज अ डिफरेंस पॉइंट। एचडीएफसी बैंक इज डिफरेंट, एचडीएफसी फाइनेंस इज डिफरेंट। मैंने एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस से पैसा ले लिया, जिसका काम सिर्फ हाउसिंग को डेवलप करने के लिए। वो क्या करेगा? वो जो भी लोन अमाउंट होगी वो मेरे पर्सनल अकाउंट में डाल, इसका मतलब उसका पैसा किसके पास आ गया? मेरे पास। उसके पास से तो खत्म हो गया, वो तो मैं जब रीपे करूंगा तब जाएगा ना उसके पास। बैंक्स ऐसा नहीं करते। आप किसी बैंक से लोन लो, बैंक क्या करेगा? आपके नाम का एक लोन अकाउंट ओपन कर दे,
और वो पैसा उस लोन अकाउंट में डाल देता है। उसका मतलब पैसा बैंक का घूम घाम के कहां पर आ गया, फिर से बैंक में ही आ गया। उसका मतलब बैंक का तो पैसा बैंक से बाहर गया ही नहीं। अब जब वो बाहर ही नहीं गया, ये भी पर्सन आ गया लोन लेने के लिए, बैंक दे देगा उसको भी लोन आराम से। तो उससे वो पैसा क्रिएट कर रहा है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, 10,000 की डिपॉजिट पर बैंक ज्यादा नहीं 1 लाख के डिपॉजिट पर बैंक ज्यादा नहीं तो कुछ 1 करोड़ का, पता नहीं 10 लाख का डिपॉजिट क्रिएट कर लेता है। नहीं समझ आया? इसके ऊपर 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। जब भी बैंक के पास डिपॉजिट आता है, ठीक है, लेटर से मैं कहता हूं बैंक के पास 1,000 रुपीज का डिपॉजिट आया विद इन अ ईयर और 10% का रिजर्व रखना है बैंक को, तो बैंक क्या करता है, उस 1,000 के डिपॉजिट को इस तरह से सर्कुलेट करता जाएगा लोन पर दे देकर, जिससे वो कितना क्रिएट कर लेगा, उसका 10,000 10 टाइम्स इंक्रीज कर सकता है बैंक। बट ये सर्विसेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं होती। समझ आया ये डिफरेंस? सो बैंक मनी क्रिएट करता है, बैंक के पास डिपॉजिट चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। ये दोनों फैसिलिटीज किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं होती। आया समझिए पॉइंट? सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द बैंक्स एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। एक चीज और बता दूं मैं, बैंक्स आज की डेट में सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सर्विसेज देते हैं, बैंक सारी सर्विसेज दे रहा है आपको, बट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक की सर्विसेज नहीं दे सकते। सो बैंक इज अ वाइडर टर्म और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इज अ नैरो टर्म। समझ आ रहा है पॉइंट? अब जैसे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स पे जाते हो तो वो आपको शेयर्स पे डील करवा सकते हैं, बैंक भी करवा रहा है। आपको गोल्ड के अगेंस्ट लोन दे सकते हैं, बैंक भी दे रहा है। ठीक है, और भी जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की फैसिलिटीज होती है वो सारी बैंक दे रहा है। जैसे इंश्योरेंस वगैरह बैंक भी कहता है हम कर देंगे। कार इंश्योरेंस करवानी है जी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास नहीं जाओ, बैंक के पास चले जाओ, बैंक भी कर रहा है। सो आज की डेट में बैंक्स आपको हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की सर्विसेज दे सकता है, बट सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बैंक की सर्विसेज नहीं दे सकते। समझ आ रहा है डिफरेंस? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? पक्का? सो ये था बेटा एक बैंक का ओवरव्यू। ठीक है, कि बैंकिंग होती क्या चीज। क्लियर हो गया यहां तक? एक बार यहां तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करने आज मेनली हमने। ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर करने आज। ठीक है, करें स्टार्ट। सो बैंकिंग क्या होती है बेटा? अभी मैंने बताया बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। कौन है बैंक? एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट जो कि किस में डील कर रहा है बेटा? लोन एंड डेट्स। किस में डील करेगा? लोन्स एंड डेट्स। समझ आ रहा पॉइंट? सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग कंपनीज एक्ट, बैंक को भी हम कंपनी बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, इट मीन एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट। क्या करना है इसमें? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना है। किस फॉर्म में? मनी के फ्रॉम द पब्लिक। किससे करेगा? पब्लिक। जब भी पब्लिक वापस मांगेगी तब देना पड़ेगा, रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, जैसे मर्जी। जब भी उसने मांगा, लाइक विड्रॉएबल बाय चेक्स, चेक से विड्रॉ कर ले, ड्राफ्ट से विड्रॉ कर ले, और अदरवाइज जैसे मर्जी जो भी विड्रॉवल स्कीम चल रही है उससे भी विड्रॉ कर ले, बैंक्स को वो पैसा वापस देना पड़ेगा। क्लियर है? दैट मीन्स दिस इज नोन एज बैंक। सो बैंक क्या चीज होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कैसे डिफर करते हैं? कहते हैं बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही है जो कि क्या कर रहा है? बोरिंग और लैंडिंग की तरह काम करता है। ठीक है, कहते हैं इंटरमीडिएरी बिटवीन लेंडर्स एंड बोरोर्स। और लेंडर और बोरोर के बीच में काम करते हैं। एक इंटरमीडिएरी का जिसको पैसा चाहिए वो उससे ले जाएगा और जिसके पास एक्स्ट्रा बढ़ा वो उसको दे जाएगा। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कहते हैं बैंक के पास चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं। आप बैंक में डिपॉजिट करो, बैंक आपको क्या फैसिलिटीज देगा? चेक फैसिलिटीज। कहते हैं बैंक क्या क्रिएट करता है? मनी। सो दीज आर द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। किसका पार्ट है वो? मनी। कहते हैं बाकी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स ये सर्विसेज नहीं दे पाते। समझ आ रहा पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? पक्का? अब आते हैं हम सेंट्रल बैंक पर। सेंट्रल बैंक का वैसे हमने नॉर्मल पॉइंट तो पढ़ ही लिया था। कहते हैं सेंट्रल बैंक क्या है? अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। यहां पर ठीक कर लेना, कंट्रोल आएगा। दैट कंट्रोल मॉनेटरी एंड द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री।
जो कि हमारी कंट्री की मॉनेटरी और बैंकिंग स्ट्रक्चर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर? कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए, कितना पैसा नहीं होना चाहिए, कब होना चाहिए, वो सारा कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल। कहते हैं आरबीआई इसका क्या एक मेजर नाम है। ठीक है जी। फीचर्स क्या बेटा, सेंट्रल बैंक सिंगल होगा, बैंक एक से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, पब्लिक से डायरेक्ट लिंक नहीं होगा, मेन मोटिव क्या होगा, वेलफेयर। और मार्केट में मैंने कहा ये क्या कंट्रोल करता है, मनी। क्या कंट्रोल करता है, मनी, कि कितनी मनी होनी चाहिए और कितनी नहीं होनी चाहिए। तो इट कंट्रोल्स क्रेडिट। क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्रेडिट कंट्रोल। समझ आ गया पॉइंट, कोई डाउट तो नहीं इसमें? सो अब आते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के फंक्शंस क्या क्या है। सॉरी, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस। अब देखो एक सेंट्रल बैंक क्या क्या काम करता है, मेनली तो पॉइंट ये है। फर्स्ट, बैंक ऑफ नोट इशू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है जो भी करेंसी इशू होगी कंट्री में, जो भी करेंसी इशू होगी कंट्री में, वो कौन इशू करेगा, आरबीआई। कौन करेगा, आरबीआई। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ पावर किसके हाथ में है, आरबीआई के हाथ में है, और किसी के हाथ में पावर ही नहीं है कि वो मनी इशू कर सकते। ऐसा क्यों? आरबीआई सेंट्रल बैंक है बेटा, ये अथॉरिटी आरबीआई को ही मिली है, तो वही तो रीजन पूछ रहा हूं कि क्यों मिली है उसको। लिमिटेड अमाउंट में, वो तो किसी और को ही बोल दो लिमिटेड अमाउंट में करो। नहीं, इसके रीजन है तीन। तीन रीजन है। यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी। क्या क्या पॉइंट है, यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूं। मैंने कहा आरबीआई से पहले क्या बन गया था, एसबीआई। अगर मैं कहता हूं एसबीआई पीएनबी सबको पावर दे दे कि आप भी प्रिंट करो करेंसी, अब ये लोग अपने अपने हिसाब से प्रिंट करेंगे। कोई पिंक कलर में कर रहा है, कोई ग्रीन कलर में कर रहा होगा, ठीक है, कोई येलो में कर रहा होगा, कोई किसी भी कलर में कर रहा होगा। ठीक है, अब मैं पीएनबी का कस्टमर हूं, मेरा बैंक तो अपनी ही करेंसी एक्सेप्ट करेगा। एसबीआई का कस्टमर, एसबीआई बैंक, एसबीआई जो भी एसबीआई कस्टमर होगा, एसबीआई बैंक जो भी एक्सेप्ट करेगा वही करेंसी एक्सेप्ट करेगा। तो इट मीन ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे, फिर वही जीडीपी डाउन चली जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं यार ये चीज गलत हो जाएगी। फिर कहते हैं अगर हम चलो ठीक है सबको पावर दे दें और सबको बोल दे कि यूनिफॉर्मिटी सबने रखनी है कि सेम ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए, बट अगर सबके पास पावर आ गई तो इससे इन्फ्लेशन हो जाएगी। इन्फ्लेशन क्या होता है, जब मनी सप्लाई ज्यादा हो जाती है इकोनॉमी में, जितनी रिक्वायर्ड नहीं उससे ज्यादा हो, जिससे हमारी मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। अब मान लो मैं गया एसबीआई के पास, मैंने कहा सर मुझे 1 करोड़ चाहिए। कहते हैं सर 10 मिनट बैठो, अंदर गर्मा गर्म नोट प्रिंट हो रहे हैं, जितने कहोगे उतने ले जाना। 1 करोड़ छोड़ो 10 करोड़ देंगे आपको, बस आप बैठो। आप कितने डिनोमिनेशन में चाहते हो, 100 वाली, 500 में देंगे सर आपको, आप बोलो तो सही हमें। ठीक है, इससे क्या होगा, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को लगा यार ये चीज गलत हो जाएगी, तब ये एक्ट पास हुआ कि भाई जो भी करेंसी प्रिंट होगी इंडिया में वो किसके हाथ में पावर होगी, सिर्फ सेंट्रल बैंक के हाथ में पावर होगी, और किसी के हाथ में पावर नहीं होगी। कोई जितना मर्जी आगे बोल दे सर प्लीज हमें भी दे दो थोड़ा सा, ठीक है, वो किसी के हाथ में पावर नहीं है। क्लियर है? सेकंड, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। किसका बैंक है ये, गवर्नमेंट का बैंक है। कैसे, एज एन एजेंट, एज एन एडवाइजर और एज ए बैंकर। कैसे पॉइंट है, एजेंट, एडवाइजर और एज एन एजेंट कैसे हुआ। एजेंट कौन होता है, जो प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करता है, मेन ओनर के बिहाफ पर काम करेगा, सेल परचेज जो भी करनी होगी उसके बिहाफ पर करेगा, यही होता है एजेंट। अब मान लो ये ना हो,
मोदी जी कह रहे हैं कि इस साल हमने एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग इन्वेस्ट करो आओ। अब फिर मोदी कह रहा है, कहता है खुशवी तेरे 10,000 रुपये आने थे, तेरे 8,000 रुपये आए, 2,000 रुपये और दे। वो मोदी इसी काम में रह जाएगा। ठीक है, कमल को फोन करके कहता है सर आपके 12,000 रुपये आ गए थे, 10 चाहिए थे, 2,000 रुपये मैं भी आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ वापस, आप प्लीज मुझे रिवर्ट कर देना, आपको पैसे आगे नहीं आगे। वो बेचारा इसी चीज में रह जाएगा। ठीक है, वो नहीं करने वाला ये काम, उसके ब्याह पर कौन करेगा? एजेंट बनकर कौन? आरबीआई। कौन करेगा उसके ब्याह पर? आरबीआई। आरबीआई कहता है कि भाई तुम क्यों बीच में आ रहे हो, हम करेंगे आपके लिए, जो भी पैसा आएगा कलेक्ट हम कर लेंगे, जिसको पेमेंट करनी होगी आप हमें बता देना, हम कर देंगे, आपको बीच में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो बैंक जो आरबीआई वो क्या कर रहा है? एज एन एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वो एजेंट का काम कर रहा है। समझ आ रहा पॉइंट? सेकंड, एज एन एडवाइजर। किसका काम कर रहा है वो? एडवाइजर। अब हुआ क्या, लास्ट में तुम दोनों ने करना है कि अलग अलग बैठा दूंगा। एज एन एडवाइजर, एडवाइजर कौन होता है? एडवाइज कर। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ 8 नवंबर 2016, डीमोनेटाइजेशन, जब 500 और 1000 के नोट्स बंद हुए थे, गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइज किया 8 नवंबर 2016 रात को 8 बजे। ठीक है, मोदी सुबह उठा 8 बजे, 8-9 बजे जब भी उठता होगा, ठीक है, उठा, मारा फाइनेंस मिनिस्टर को फोन, कहता क्या कर रहा आज? कहता बस कुछ नहीं, फ्री है। कहता चल रात को आज डीमोनेटाइजेशन करते हैं, मजा आएगा, देखते हैं लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्या क्या होगा मार्केट में। फिर 6 महीने बाद कहता अब क्या करें? कहता जीएसटी लॉन्च करते हैं। कहते आज मजा करते हैं। फिर 3 साल बाद कहते अब 2,000 के नोट बंद कर देते हैं, अब मजे करेंगे, बस दुनिया को हिलाते रहेंगे ऐसे इधर उधर करके। ऐसा नहीं हुआ होगा, उन्होंने उसके लिए प्रॉपर मीटिंग्स बनाई होगी, उसमें उन मीटिंग्स में ये फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर मीटिंग जा रही है, तो बीच में कौन आएगा? आरबीआई। आरबीआई ने क्या एडवाइस दी कि सर 500,000 के नोट्स आप बंद करोगे तो हमें इतना टाइम चाहिए प्रिंट करने के लिए, हम ऐसे करेंगे, हम ये स्कीम्स लगाएंगे, हम ये पॉलिसीज लगाएंगे जिससे पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो, जीडीपी पर इफेक्ट ना हो, हमारी इकोनॉमी डाउन ना जाए। तो वो सारी चीजों पे कौन एडवाइस करता है इनको? आरबीआई एडवाइस करता है। क्लियर है? एंड लास्ट, एज एन बैंकर। बैंकर कौन? अब मेरा अकाउंट किसके पास होगा? कमर्शियल बैंक। तुम्हारा अकाउंट किसके पास होगा? कमर्शियल बैंक। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट किसके पास होंगे? आरबीआई के पास। किसके पास होंगे? आरबीआई। स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा हूं मैं या सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये नहीं कह रहा मोदी का अकाउंट किसके पास है, मैं किसके अकाउंट की बात कर रहा हूं? जो सेंटर गवर्नमेंट है उसके अकाउंट की बात करो। गवर्नमेंट टेरिटरी वो किसके पास होगा? आरबीआई के पास। समझ आया पॉइंट? तो वो क्या किसका काम कर रही है? बैंकर का काम। आ रहा समझिए? नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बैंक ऑफ बैंक्स। क्या कह रहे हैं? बैंक ऑफ बैंक्स और बैंकर्स बैंक। क्या कह रहे हैं? बैंकर्स बैंक। बैंक का भी बैंक है या फिर बैंकर्स बैंक बोलते हैं। होता क्या चीज है, जो भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? आरबीआई। क्या कमर्शियल बैंक कह सकता है नहीं सर मैं फॉलो नहीं करूंगा, आप होते कौन हो मेरे ऊपर बोलने वाले? वो नहीं बोल सकता। वो कहेगा हम कौन होते हैं? वी आर योर डैडी। ठीक है, हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, ठीक है, हम आपको बोल देंगे कि निकल जाओ हमारी नजरों के सामने से, आप हमारे बेटे नहीं हो, यही होगा। ठीक है, अनाथ आश्रम में छोड़ाएंगे हम आपको। तो इसीलिए कमर्शियल बैंक कुछ भी मना नहीं कर सकता। सेंट्रल बैंक ने कहा कि हाउसिंग लोन के ऊपर मिनिमम रेट 8.35% है। कितना परसेंट है? 8.35%। सो आप उससे नीचे रेट किसी भी पर्सन को चार्ज नहीं कर सकते, उससे ज्यादा चार्ज करना करो, मर्जी आपकी। तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक ने रूल बना दिया, कमर्शियल बैंक को वो रूल क्या करना पड़ेगा? फॉलो। वो उसके ऊपर उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। कमर्शियल सेंट्रल बैंक ने कहा कि जितना भी डिपॉजिट आएगा कमर्शियल बैंक को, उसका कुछ अमाउंट आपको रिजर्व रखनी पड़ेगी, अपने पास भी और हमारे पास भी। ठीक है, सेंट्रल बैंक कहता है ओके सर,
जो आपने बोला हमने मान लिया, आपने कितना कहा इतना, हम रखेंगे रिजर्व। तो इसका मतलब सेंट्रल बैंक के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू फॉलो दैट रूल्स एंड रेगुलेशन। समझ आ रहा पॉइंट है? नेक्स्ट पॉइंट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। क्या कभी किसी कमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है होगी। तो वो किसके पास जाएगा? अच्छा उसको छोड़, नहीं नहीं सीधा थोड़ी ना, अगर आप बीमार हो गए सीधा थोड़ी ना आपको क्रिमिनेशन ग्राउंड ले जाएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रोसीजर होता है सर, ऐसे थोड़ी ना बंदे के खांसी जुकाम हुई नहीं ठीक हो रहा, चलो भाई लगाओ लकड़े इसको लटाओ उसके ऊपर ही, ये चीज थोड़ी ना होती है। थोड़ा टाइम लगता है, वो बंदे को मारने तक लेके जाते हैं, उसके बाद मारा जाएगा उसको। सेम यहां पर है, जैसे मान लो एक पर्सन बीमार हुआ, ठीक है, वो सबसे पहले कहां जाएगा? पागल हो, इंडियंस हो, केमिस्ट पे जाते हो सबसे पहले। हमारे पास अगर, हमारा तो ऐसा हाल है इंडियंस का, अगर किसी को गोली भी लग जाए तो वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, वो केमिस्ट के पास जाएगा कि सर मेरे को गोली लग गई थी, मेरे बम से उड़ गया था मैं, ठीक है, जो भी कोई मेडिसिन है वो दे दो, क्यों? पैसा नहीं खर्च करना हमने। तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे? केमिस्ट। अगर वहां पर भी ठीक नहीं हुए फिर कहां जाएंगे? कौन सा डॉक्टर? जो 3-4 गलियां छोड़कर होगा, लोकल, ठीक है, जो वो झोला छाप डॉक्टर होते हैं उनके पास, ठीक है। फिर उसके पास भी ठीक नहीं हुआ फिर कहां जाओगे? और नहीं, फिर थोड़े अच्छे डॉक्टर के पास, झोला छाप उसी में आगे सारे, ठीक है। फिर हम जाएंगे अच्छे डॉक्टर के पास, ठीक है, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ फिर है, नहीं नहीं, उसके बाद थोड़ा सा हॉस्पिटल वाले पे, पीजीआई नहीं, पीजीआई तो परलोक गया इंसान, ठीक है। फिर हम जाएंगे हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल वाले फिर रेफर कर देंगे पीजीआई, ठीक है। पीजीआई वालों से अगर कुछ नहीं होगा बस सर भगवान का नाम लो, इससे ऊपर कुछ नहीं है। सेम यहां पर हुआ, एसबीआई को पैसे की जरूरत पड़ी, एसबीआई पहुंचा किसके पास? पहले अपनी दूसरी ब्रांच के पास कि भाई पैसा चाहिए, पैसा खत्म हो गया, दे दो। वो कहते नहीं है। फिर वो जाएगा अपने हेड ऑफिस में, सर पैसा चाहिए, पैसा खत्म हो गया, वो कहता नहीं है। फिर वो जाएगा दूसरे बैंक्स पे, पीएनबी पे, यस बैंक पे, एचडीएफसी पे, आईसीआईसी पर, इनके पास चला गया, ठीक है। उनको जाकर बोलता है सर पैसा चाहिए, पैसा दे दो, वो कहते नहीं है। फिर वो किसके पास जाएगा? डैडी के पास, आरबीआई उसका डैडी है, डैडी पैसे खत्म हो गए, पैसा दे दो। यही होता है, तुम लोग भी अगर पैसा चाहिए सबसे पहले अपने पिगी बैंक वगैरह देखते हो, नहीं मिला मम्मी पैसे नहीं, फिर पापा पापा पैसे दे दो, पैसे, वो अलग बात है, चलो। ये यहां पर एक ऐसा डैडी है, ये पैसे देगा इन केस ऑफ इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी सिचुएशन, इफ एनी बैंक नीड्स मनी और वो कहीं से अरेंज नहीं कर पा रहा, तो किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल बैंक के पास कि सर मुझे पैसा चाहिए, पैसा दे दो, पैसा खत्म हो गया, मैं उसके बाद आपको दे दूंगा कुछ टाइम, ऐसा लोन दे देते हैं। सर ये तो दुनिया, पैसे लेने के लिए भी बेटा आप लोन ले, आप लोन लेने जाते हो, ओए आप लोन लेने जाते हो, आपको फ्री में लोन मिल जाता है? नहीं ना, बस सेम यहां पर है, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। 14 डेज का इंटरेस्ट रेट होता है इसमें, 14 डेज मैक्सिमम पॉइंट, हाँ 10%, 15%, 20%, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, ठीक है। कॉल रेट बोलते हैं इसको हम, या कॉल रेट, CALLRAT, कॉल रेट। तब भी इसमें मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, मतलब ये सिचुएशन ऐसी होती है, बहुत रेयर सिचुएशन है कि जहां पर आपको सेंट्रल बैंक से पैसा लेना पड़े, नहीं तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज हो ही जाओ, ठीक है। यहां तक समझ आया? नेक्स्ट पॉइंट, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। मैं आपको थोड़ा सा 15 साल पीछे ले जाता हूं, जब तक तुम हुए 3-4 साल के हुए होंगे बस, चलो जितने के भी थे हो तो गए थे। अब उसमें हुआ क्या था
उस टाइम पर डॉलर का रेट चलता था $1.50 के आसपास, 50, 49, 51 कुछ ऐसा चलता था। ठीक है यार, सुनेगा 2 मिनट, अगर नहीं सुनने का दिल करता तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 50, 49 या 51 कुछ ऐसा होता। अब उसमें क्या हुआ, सुबह उठे सब, बड़े आराम से, नॉर्मल डे था, डॉलर का रेट चेक किया, 50 से 51 हो गया, जस्ट नॉर्मल थिंग, हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 52 हो गया, अरे ये तो नॉर्मल है, मतलब एक लिमिट रखी होती है कि इतना फ्लक्चुएशन हो जाए, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। फिर 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया। अब टेंशन आ रही है। अब जब तक ऑर्गेनाइजेशंस, जो हमारी आरबीआई है, हमारी गवर्नमेंट है, वो जागती, तब तक 60 अबव चला गया। ठीक है, और जब तक वो कुछ एक्शन लेती, वो 70 अबव चला गया। ठीक है, वो 70 के ऊपर परवेल करने लग गया। ठीक है, पूरा इंडिया टेंशन में, क्या हो गया, क्या हो गया, हम तो खत्म हो जाएंगे, 1991 वाली सिचुएशन आ जाएगी, पैसा खत्म, मार्केट आउट, इंडिया खत्म हो जाएगा, क्या करें क्या करें। पूरा इंडिया टेंशन में। एक स्टेट बड़ी मजे मार रही है, कहते हैं दिवाली तो आज बनाई है हमने। वो तुम बताओ कौन सी होगी? एक ही है हमारी कंट्री की ऐसी स्टेट, पंजाब। ठीक है, उसका रीजन, मोस्टली पंजाबी कहां पर है? कनाडा। वो कहते हैं कि वहां से $1 भेजते थे, पहले 50 मिल रहे थे, अब एक भेज रहे 70 मिल रहे हैं, बैठे बैठे 20 का प्रॉफिट। कहते भेजो जितना भेज सकते हो वहां से। ठीक है, अब बड़ी टेंशन होगी कि क्या हुआ। अगले दिन वो रेट 60s में आ गया और रेट स्टेबलाइज हो गया। ऐसा कौन आया बीच में? सेंट्रल बैंक। कौन आया बीच में? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट। वो एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने के लिए क्या रहेगी? रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, रेट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो सारा कौन मेंटेन करेगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई ने देखा रेट डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है, वो चीज चेक करेगी और उसको दिखा। अब जैसे रेट अप जा रहा था तो उसको लगा कि मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो गई है, सप्लाई है नहीं है, तो उन्होंने मार्केट में जो अपने पास उनका रिजर्व था वो क्या किया होगा? रिलीज कर दिया, जिससे वो क्या कर सकते हैं? स्टेबलाइज कर सकते हैं। आया समझिए पॉइंट? कोई डाउट तो नहीं इसमें? नेक्स्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्लियरिंग हाउस इसके बाद कर लेंगे, क्योंकि उसमें मैं अपना एक गंदा सा एग्जांपल दूंगा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्या होता है बेटा? कि मार्केट में मनी सप्लाई को क्या करना? कंट्रोल कर। क्या करना? मनी सप्लाई को कंट्रोल कर। कितना मार्केट में पैसा होना चाहिए, कितना इंक्रीज होना चाहिए, कितना डिक्रीज होना चाहिए, वो सारा कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। ठीक है, आरबीआई रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि मार्केट में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को चेक करना। आया समझ? लास्ट पॉइंट क्या जी? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये क्या होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन? इसमें एक जो बुकिश एग्जांपल है वो दूं पहले, कि जो मेरा चीप एग्जांपल है वो दूं? चीप एग्जांपल से जल्दी समझ आएगा, बुकिश लैंग्वेज से थोड़ा लेट समझ आएगा। ठीक है, चीप पे चलते हैं फिर। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में हुआ क्या? 2 पर्सन थे, मतलब 2 बैंक, पर्सन में हम उसी को बोल रहे हैं। एक एसबीआई, ये पीएनबी। ठीक है, 2 पर्सन थे, एसबीआई और पीएनबी। ठीक है, थोड़ा सा फिर अच्छे से करते हैं इस चीप को भी। सेंट्रल बैंक, उसके 2 पॉइंट्स आगे एसबीआई और पीएनबी। हमने लैंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट में पढ़ा, जब भी किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती है वो पहले इधर उधर जाएगा, नहीं मिला तो किसके पास जाएगा? डैडी के पास। डैडी पैसा चाहिए, पैसा दे दो, फिर डैडी अच्छे डैडी बन के पैसा दे भी देंगे। अब हुआ क्या? और इन दोनों के रिजर्व किसके पास होंगे? आरबीआई के पास। ये भी हमें पता है, दोनों के रिजर्व किसके पास है? आरबीआई के पास। एसबीआई ने पीएनबी से लोन लिया। एसबीआई ने किससे लोन लिया? पीएनबी से। इसका रिजर्व किसके पास है?
आरबीआई के पास। इसका भी रिजर्व किसके पास है? आरबीआई के पास। इन दोनों को वो मेंटेन कर रही है। 14 डेज के लिए एसबीआई ने पैसा ले लिया, ठीक है। वो कहता है पीएनबी को, भैया थोड़े पैसे की शॉर्टेज हो गई है, पैसा दे दो, नहीं तो पापा जी मारेंगे, बहुत गंदा फंस गया मैं यहां पर। तो कहता है कोई नहीं, कितने दिन के लिए चाहिए? 14 डेज के लिए। कहता ले ले। 14 डेज के बाद पीएनबी पहुंचा एसबीआई के पास। ये बेशरम आदमी दे ही नहीं रहा वैसे, ठीक है। पीएनबी पहुंच गया, कहता भैया पैसे। कहता सर कौन से पैसे? ठीक है, पैसे तो खत्म हो गए, मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास मैं कहां से दूं? अब ये रोता हुआ किसके पास गया? सेंट्रल बैंक के पास। कहता मेरे पैसे लिए, उसने पैसे दे नहीं रहा, अब मुझे नहीं पता, मेरे पैसे दिलाओ। सेंट्रल बैंक कहता है कोई नहीं, मैं दिलाता हूं पैसे। इसके रिजर्व में से पैसा उठाकर किसको दे दिया? पीएनबी के रिजर्व में दे दिया। इसका अकाउंट किया सेटल, इसका रिजर्व क्या हो गया? कम, और ये रिजर्व तो मेंटेन करना मैंडेटरी है। अब इसके पास आ गया, ये कहता है रिजर्व मेंटेन कर, नहीं तो लाइसेंस कैंसिल करता हूं तेरा, ठीक है। तो अब इसको मजबूरन क्या करना पड़ेगा? अपना रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा। समझ आया पॉइंट? तो एक सिंगल ट्रांजैक्शन करी इसने, इसके अकाउंट को इसमें डाला पैसा, और दोनों के अकाउंट क्या कर दिए? सेटल कर। दैट इज नोन एज क्लियरिंग हाउस। कहां गया वो? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सर वो अपनी सर्विसेज करे, कुछ भी करे, उसको पैसा तो मेंटेन करना पड़ेगा। इतना डिपॉजिट क्यों एक्सेप्ट किया फिर उसने? अब इसका एग्जैक्ट एग्जांपल क्या होता है वो भी सुन लो। ये एसबीआई का कस्टमर है, मैं पीएनबी का कस्टमर। इसने मुझे पेमेंट करनी थी, चेक से पेमेंट करी इसने मुझे। इसने कहा सर ये चेक लो और आप पेमेंट एक्सेप्ट करो मेरी और अपने बैंक में डाल दो। मैं तो कहां पर चेक प्रेजेंट करूंगा? पीएनबी में। अब पीएनबी जाएगा किसके पास? एसबीआई के पास, कि सर आपके कस्टमर की मेरे कस्टमर की ना पेमेंट आई है आपके कस्टमर के पास, वो पैसे दे दो मुझे। तो पीएनबी तो पहले पूरा चेक कर लेगा, ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर ठीक है, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, चलो एसबीआई के पास चलते हैं। एसबीआई कहता है सर कोई नहीं, रख जो चेक, देख के मैं दे दूंगा। एसबीआई ने चेक किया सारा कि यार ये सब कुछ ठीक है। अब दोनों के रिजर्व तो किसके पास है? आरबीआई के पास। एसबीआई ने कलेक्ट की अमाउंट, वो अमाउंट बता दी हर ब्रांच से कि भाई इतनी अमाउंट आई है, वो अपने हेड ऑफिस में भेज दी। हेड ऑफिस वालों ने कलेक्ट की, अच्छा इतनी अमाउंट पीएनबी को देनी है, इतनी अमाउंट वहां देनी है। तो उसने हेड ऑफिस ने किसको बोला? आरबीआई, कि सर इतनी अमाउंट मेरी किसको दे दो? पीएनबी को दे दो। तो उसमें से इसने क्या करा होगा? रिजर्व में से निकालकर इसको दे दिया पैसा, और फिर वो अपना रिजर्व मेंटेन कर, ठीक है। ये होता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन की, जो एक चेक क्लियरिंग के लिए ऐसी पेमेंट्स चली। क्योंकि ऐसे थोड़ी ना, सर एक कस्टमर की पेमेंट आई है, डालना 40,000 रुपए अकाउंट में, ठीक है सर, दूसरे वाले की पेमेंट भी आ गई 20,000, वो भी डाल दो, एक बंदा तो ऐसे ही रह जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होता, वो सारे इकट्ठे करेंगे चेक, उसके बाद पेमेंट की जाती है। सर ये सब चाहे प्रोसेस 1 रुपए के लिए हो चाहे 1 करोड़ के लिए, प्रोसेस ही रहेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आपको उसके लिए फिर आप 1 रुपया तो फोन ही मार दिया, डाल दिया 1 रुपया, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहां तक समझ आया? सो दिस आर द 7 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। कौन कौन से हैं? बैंक ऑफ नोट इशू, जो भी करेंसी इशू की वो कौन करेगा? आरबीआई। क्यों करेगा? यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। बैंक ऑफ गवर्नमेंट, किस 3 रीजन से? एजेंट, एडवाइजर और बैंकर। बैंक ऑफ बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, क्रेडिट कंट्रोल करेगा, और लास्ट क्लियरिंग हाउस फंक्शन। यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलो पढ़ो उसको। बेटा अभी मैं साथ के साथ जब रीड करूंगा फिर साथ में दोबारा समझा दूं। सो फर्स्ट आ गया बैंक ऑफ नोट इशू, जो भी करेंसी इशू की वो कौन कर रहा है? आरबीआई। कहते हैं बैंक ऑफ नोट इशू रेफर्स टू अ बैंक विच हैज अ लीगल राइट। क्या होगा इसके पास? लीगल राइट। इसलिए इशू, कहते हैं इंडिया में सिर्फ सेंट्रल बैंक ही है जिसके पास क्या है? मोनोपोली राइट, और किसी के पास राइट नहीं है।
और क्यों राइट है मोनोपोली? बिकॉज टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये 3 रीजंस की वजह से। आया समझे? नेक्स्ट, बैंक ऑफ गवर्नमेंट। 3 रीजन से है गवर्नमेंट का बैंक। कौन कौन से? एजेंट, एडवाइजर एंड बैंकर। कौन कौन से? एजेंट, एडवाइजर और बैंकर। कहते हैं एजेंट, इट बाय एंड सेल सिक्योरिटी। क्या करता है? सेल परचेज करेगा किस चीज की? सिक्योरिटी। कहते हैं एडवाइजर, इट फ्रेम पॉलिसीज, पॉलिसीज बनाता है किसके लिए? ताकि मनी को क्या कर सके? रेगुलेट कर सके, प्लस बैंकिंग स्ट्रक्चर को भी क्या कर सके? रेगुलेट कर सके। एंड एज अ बैंकर इट मैनेजेस द अकाउंट फॉर गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के अकाउंट भी क्या करता है? मैनेज। कोई डाउट? एज अ बैंकर, बैंकर बैंक और अ बैंक ऑफ बैंक्स। बैंक्स ऑफ बैंक मत लिख देना, बैंक ऑफ बैंक्स, जितने भी बैंक्स हैं उन सबका बैंक है। कहते हैं ऑल कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक है वो सारे कैसे काम करेंगे? गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक है उसकी गाइडलाइन, जो सेंट्रल बैंक ने बोला वो मानना पड़ेगा। कहते हैं सेंट्रल बैंक क्या करता है? कंडक्टर भी है और लेंडर भी है। कंडक्ट मतलब एक्टिविटीज को कंडक्ट भी करेगा और पैसा भी देगा जब भी इनको चाहिए होगा। कहते हैं इसका सेम रिलेशन है जैसे बाकी कमर्शियल पब्लिक का कमर्शियल बैंक के साथ होता है, ठीक है? सेम इसका भी कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन। मेरा जो रिलेशन कमर्शियल बैंक के साथ है, सेम कमर्शियल बैंक का रिलेशन किसके साथ होगा? सेंट्रल बैंक के साथ। कहते हैं एज अ बैंकर बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन विद अदर बैंक्स इन द कंट्री एज अ कमर्शियल बैंक विद इट्स कस्टमर। जो कमर्शियल बैंक के साथ रिलेशन है हमारा। कहते हैं कमर्शियल बैंक को अपनी कुछ अमाउंट ऑफ डिपॉजिट किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई। क्यों? मैंडेटरी है, उसके लिए वो मना नहीं कर सकते। कहते हैं सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक को किस केस में? इमरजेंसीज के केस में। किस केस में? इमरजेंसीज के केस में। तो दैट सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ, तो वो क्या होगा? बैंक होगा किसका? बैंक। समझ आ गया? नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। जब भी मनी की रिक्वायरमेंट होगी किसी भी बैंक को, किसके पास अप्रोच करेगा? आरबीआई। सर पैसा चाहिए, पैसा दे दो। कहते हैं सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट फॉर द अदर बैंक्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जब भी किसी भी कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए वो किसके पास जाएगा? आरबीआई। इट मींस इफ कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल एकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, कहते हैं अगर वो कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं कर पाया तो कहां चला जाए? सेंट्रल बैंक के पास। एंड सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन, आप कह रहे थे ना कि फ्री में देगा, लोन अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी के बिना तो कोई भी नहीं। कहता सर मैं तो आपका बहुत पुराना कस्टमर हूं, एसबीआई चला गया लोन लेने, सर मैं तो आपसे भी पहले, क्या हो गया? फिर पैसा चाहिए, सिक्योरिटी दे तभी पैसा मिलेगा, अदरवाइज पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो भी हम फॉरेन करेंसी में डील करते हैं उसका रिजर्व कौन मेंटेन करता है? आरबीआई। सो जो डॉलर का रेट 80s हो रहा है, 70s हो रहा है, ठीक है, 70s में चल रहा है, 80s में चल रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आरबीआई। आरबीआई रिस्पॉन्सिबल रहेगा। आरबीआई डिसाइड तो नहीं करेगा, आरबीआई चेक करेगा कि रेट ज्यादा भी ना जाए और ज्यादा डाउन भी। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं $1 से 70 हो गया, 80 हो गया, तो ये हमारी कंट्री के लिए कैसे गलत है? देखो 50 से 70 हो जाए, मैं कह रहा हूं 50 से 100 हो जाए। अगर कोई अमेरिकन है, पहले वो $1 देता था, उसको 50 का सामान मिलता था, अब वो $1 दे रहा, 100 का सामान मिलेगा, बल्कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा। अच्छी बात है, ठीक है। बट गवर्नमेंट क्यों रोती है जब 70 से 100 चला गया? पैसे कम मिलेंगे। और दूसरी चीज यार, हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ता है, हर चीज तो नहीं खुद प्रोड्यूस कर सकते। अगर मैं इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट एक्सपेंसिव नहीं हो जाएंगे? इंपोर्ट एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। चलो जी, ये मैं समझ गया सर, इंपोर्ट जो डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। जब $1 50 से 30 हो रहा है, तब क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट तब भी रोने लग जाती है, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर उनको हमारे गुड्स क्या लगेंगे? एक्सपेंसिव। वो कहेंगे सर हम नहीं ले रहे। अरे तुम नहीं लोगे तो हम जाएंगे कहां पे? मैं कह रहा हूं चाइना के साथ हो जाए, मजा आ जाएगा, ठीक है। चाइना के लिए पता हम क्या है? डंपिंग ग्राउंड।
पता है क्या? अच्छा, आप मुझे एक चीज बताना, सिंपल सा, आउट ऑफ दिस, अलग ही है पॉइंट, है वो हम चाइना वाले चैप्टर में करते हैं वैसे तो। चाइना, चाइना छोड़ो भी, अगर मैं कहता हूं मेरे कंट्री में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है और ये चीज मेरी कंट्री में 1000 की सेल होती है, जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा क्या ये 1000 की सेल होगी? ज्यादा की होगी, कम की होगी? ज्यादा की होगी। चाइना इसका उल्टा है। चाइना की कंट्री में मान लो ये एक टॉय है और ये टॉय उनकी कंट्री में, इंडियन रुपए की मैं बात करूं, अगर 100 रुपीज में सेल होता है, वही चीज हमारी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करने के बाद भी 30-40 रुपए में मिल जाएगी। हाँ, नहीं, क्वालिटी वही वाली है, क्योंकि चाइनीज वैसे नहीं टिकते, वैसे भी नहीं टिकते वो, ठीक है। चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी तो सेम ही है हर जगह, बट फिर भी ऐसा क्यों? बिकॉज वो कहते हैं कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो एक्सेस प्रोडक्शन हम ऑब्जर्व कहां करें। कहते हैं फिर हम क्या करते हैं, सारा सामान इकट्ठा करते हैं, कोई ऐसा डंपिंग ग्राउंड देखते हैं जहां पर हम फेंक सके। फिर याद आता ओ साथ में ही तो है इंडिया, फिर वो वहां से उठा के सारा फेंक जाते हैं यहां पर, मतलब खरीदते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये चीज क्या है, उसके लिए हम डंपिंग ग्राउंड है, वो अपनी कंट्री से भी कम रेट पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। सर आप फेंक आओ, बट लेंगे क्या? दिवाली के टाइम पर इंडियन लाइट्स और चाइनीज लाइट दो आती हैं। चाइनीज लाइट आते हैं 20 रुपए, इंडियन लाइट आते हैं 40 रुपए। तो सबसे ज्यादा भैया 40 की नहीं, नहीं सस्ती वाली दिखाओ। सर ये ले लो चाइनीज, हाँ हाँ ये दे दो। रीजन? क्योंकि सस्ती है ना वो, है। दो दिन दिवाली पे चलानी, तीसरे दिन कौन सा चलानी है तूने वो, ठीक है। तो वो सारी चीजें मैटर करती हैं। ये सिर्फ इंडियंस की थिंकिंग है, जहां सस्ता वहीं जाए, ठीक है। तभी तो इंडिया में सारा सस्ता सामान बिक जाता है, तभी तो। और इंडियन की मेंटेलिटी है ऐसी। अब तूने, मैंने कल देखा स्टिंग आती है ना एक, वो रेड वाली 20 वाली, वो 15 की कर दिया उन्होंने। हाँ 15, 15 की हो गई, ठीक है। रीजन उनको दिखा कि सेल डाउन डाउन जा रही होगी, उन्होंने 15 की करी बोतल कि सेल बढ़ जाए। क्वांटिटी, हाँ, बोतल का साइज पहले कुछ इतना था, वो इतना कर दिया। लोग पागल है, लोग आज नहीं 15 की है, ठीक है। आजकल चिप्स वालों ने बड़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई है, 20 के चिप्स के ऊपर 5 का चिप्स का पैकेट फ्री, ठीक है। क्यों नहीं देता? 5 रुपए ले उससे, तो कर कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, तो कंज्यूमर कोर्ट में जाके केस कर, ठीक है। 5 रुपए छोड़, तेरे को 50,000 मिलेगा वहां से। सुनो यहां पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझ आ गया? काव्या क्लियर है बेटा? काव्या, सेंट्रल बैंक इज अ कस्टोडियन ऑफ नेशन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेंट्रल बैंक कंट्रोल द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को किस टर्म में मेजर करना? फॉरेन। और वो कैसे पॉसिबल होगी? विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट पॉइंट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, याद रहेगा ना वो। सेंट्रल बैंक ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। एवरी बैंक कीप अ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक, हर एक बैंक को रखना पड़ेगा। And the claim of bank against one another can be easily settled by simple transfer from one account to another. वो easily transfer भी कर सकते। And last, controller of credit. Credit कौन कंट्रोल करेगा? सारा आरबीआई। कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक का, वो कौन कंट्रोल करता है? सॉरी, क्या है वो? कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। इट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट मनी इन अकॉर्डेंस विद द मॉनेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द, किसकी रिक्वायरमेंट में? कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट, कंट्री को कितना पैसा चाहिए उसके बेस पर होगा। कंट्री को ज्यादा पैसा चाहिए तो ज्यादा रखेंगे, ये नहीं सर ज्यादा चाहिए थोड़ा रख दो, वो देखकर ही रखेंगे। हमारे लिए तो पैसा जितना हो उतना ही कम है, ठीक है। अच्छा चलो इसके बाद पूछूंगा वो। सो सेंट्रल बैंक सीक्स टू कंटेन क्रेडिट मनी विद रीजनेबल लिमिट। तो एक लिमिट के अंदर वो देखकर कि कितना इंक्रीज करना और कितना डिक्रीज करना, उसके बेस पर ही वो क्या करेगा? मनी सप्लाई कर। कोई डाउट? जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं लोन लेना होता है,
तो आरबीआई से लेते हैं, जो आरबीआई वो उनके रिजर्व से लेती है अपने पास। नहीं नहीं, वो जहां मर्जी दे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता, रिजर्व से भी देगी तो उनके रिजर्व तो उतना ही दिखाएगा ना कि रिजर्व तो उतना ही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब इसमें मेजर रह गया जो बेटा हमारा कमर्शियल बैंक के फंक्शन, एक उसके साथ जो क्वेश्चन है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, जो मैंने कहा था 6 मार्क में 99.9% आ ही जाता है पेपर में। ठीक है, एंड उसके बाद कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, जो हमने पढ़ा नहीं लास्ट पॉइंट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है, मतलब अराउंड 2 दिन तो लगेंगे इस चैप्टर पे, तब खत्म हो जाए। ठीक है, अच्छा 2 मिनट सुनो,